नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम आर्ट में। तो गाइज आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी की जो आपकी बुक फर्स्ट है उसके बारे में आपका लेसन फिफ्थ यानी खनिज और सेल को बहुत ही विस्तार पूर्वक आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से खनिज और सेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखने होते हैं। और इससे पहले हमने सारी वीडियो पूरी कर ली है। जिसको भी वो वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट का प्रयोग करके वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि समय पर आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप मिलती रहे। ठीक है ना। तो गाइज शुरू करते हैं आपका लेसन फिफ्थ खनिज और सेलों का। ठीक है, जिसमें गाइज आपका पहला क्वेश्चन है कि खनिज किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि खनिज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर यानी जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के गर्भ में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले वह पदार्थ होते हैं गाइज ये, यानी खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले वह तत्व जिनका खुद का अपना एक भिन्न यानी अलग अलग कार्बनिक गुण होता है, अकार्बनिक गुण होता है तथा इनका रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। यानी इनके अंदर कार्बनिक अकार्बनिक गुण पाए जाते हैं अलग अलग, और रासायनिक गुण भी इनके अलग अलग होते हैं। तो ऐसे तत्व जो पृथ्वी पर अलग अलग कार्बनिक और रासायनिक गुण वाले होते हैं उनको हम जो है खनिजों के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं कि पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है गाइस, उसके ऊपर मुख्य जो तत्व हैं वो कितने हैं। तो आप बताइए कि मुख्य तत्व जो हैं पृथ्वी की प्रॉपर्टी के ऊपर वो 8 हैं। सारे के सारे जो खनिज हैं प्यारे बच्चों, वो इन्हीं 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, ये सारे खनिजों के प्रमुख तत्व हैं जो खनिजों के अंदर पाए जाते हैं। जिसमें से मैं बात करूं, एग्जामिनर जो पूछता है गाइज, वो एक तो ऑक्सीजन से क्वेश्चन पूछता है, सिलिकॉन से, और साथ ही आपका जो पूछेगा सबसे कम जो पाया जाने वाला खनिज है वो पूछेगा आपका यहां से, यानी 8वां। आपको 3 तो याद रखने ही है, बाकी मैं आपको हर किसी के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रतिशत वो पृथ्वी पर पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पृथ्वी के ऊपर 46.60% तक पाया जाता है। आप इसको अगर लगभग में लिखना चाहो तो आप इसको लगभग में 47% भी लिख सकते हो। इसके बाद सिलिकॉन जो है वो 27.72% पाया जाता है। एल्यूमिनियम 8.13% पाया जाता है। लोहा जो है आपका 5% पाया जाता है। कैल्शियम 3.63% पाया जाता है। सोडियम 2.83% पाया जाता है। पोटेशियम 2.59% पाया जाता है, और मैग्नीशियम 2.09% पाया जाता है। सो गाइज ये आपके 8 प्रमुख तत्व हैं। मैं फिर बता रहा हूं जिससे सभी खनिज मिलकर के बने होते हैं। कोई ना कोई आपका जो खनिज होगा इसकी विशेषताओं को ग्रहण जरूर किए होगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अब तक कुल कितने प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है। यानी पृथ्वी पर अब तक कितने खनिजों की पहचान की है। तो आपका आंसर होगा 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान पृथ्वी पर की जा चुकी है। तो गाइज इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक और स्वभाव के आधार पर खनिजों की हम जो है प्रकारों की चर्चा करते हैं, यानी उनके भौतिक स्वभाव के आधार पर, उनके जो है गुण के आधार पर अगर हम देखें भौतिकता के आधार पर, तो क्या खनिजों की विशेषताएं होती है या प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो हम पहले बात करते हैं बाहरी स्वरूप। तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं गाइस जिनका बाहरी स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है। यानी कुछ जो खनिज होते हैं वो खनिज घनकार होते हैं, कुछ अष्टभुजाकार होते हैं, कुछ षष्ठभुजाकार होते हैं, कुछ खनिज प्रिज्म के टाइप में पाए जाते हैं, जैसे आपने हीरा वगैरह देखा होगा। यानी उनका जो भौतिक स्वरूप होता है, भारी बनावट होती है, वो अलग अलग होती है हर खनिज की। जैसे घनाकार, अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार, प्रिज्म टाइप में। तो इसकी ये पहली विशेषता हो जाएगी या पहला प्रकार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चमक। तो गाइस देखिए आपको मैं बता दूं हर एक खनिज की अपनी एक विशेषता होती है। कुछ खनिज जो होते हैं वो प्रकाश को पूरी तरीके से परिवर्तित करते हैं, कुछ अपवर्तित करते हैं, कुछ अपने अंदर से जाने देते हैं। तो इस प्रकार से हर खनिज का अंदर एक अपनी खुद की चमक होती है। तो परावर्तित प्रकाश में खनिज सतह कैसे परिवर्तित होती है, तो देखिए उसे खनिज चमक कहते हैं। देखिए इसका वर्णन अनेक व्याख्यात्मक विशेषणों द्वारा किया जा सकता है, जैसे धात्विक, हीरा, कांच, तेल, मोती आदि द्वारा किया जा सकता है। ये जो है इनके अंदर खुद की एक चमक होती है गाइस, जो प्रकाश को परिवर्तित करती है। तो प्रकाश को परिवर्तित करने का जो गुण होता है वही चमक कहलाती है किसी भी तत्व की। तो ये तत्व जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी उनकी चमक अलग अलग होती है। ठीक है।
इसके बाद रंग जो है आपका हर खनिज का वो अलग अलग मिल सकता है। तो आपको बताया कि कुछ जो है ब्राउन कलर का हो सकता है, कुछ येलो कलर का, जैसे गंधक है। इसके बाद नमक भी एक खनिज है, वो व्हाइट कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी खनिज हो सकता है, नमक भी ब्लैक कलर का भी पाया जाता है। तो खनिज जो होते हैं उनका खुद का एक विशेष अलग रंग होता है, उसके कारण उसको विशेष पहचान मिलती है। खनिज में उपस्थित अशुद्धियां खनिज को भिन्न भिन्न जो है ना आभाओं वाले रंग देती है। मतलब जो अशुद्धियां होती हैं या उनकी विशेषता होती है, उसके कारण खनिजों का रंग बदल जाता है प्यारे बच्चों। इसके बाद खनिज के अंदर आप देखिए पारदर्शिता को भी ध्यान में रख सकते हो कि पारदर्शिता के कारण खनिज अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ खनिज जो होते हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, कुछ पारभासी होते हैं। देखिए आपने इसको साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा। तो 3 प्रकार के खनिज माने जाते हैं पारदर्शिता के आधार पर। तो पहले जो खनिज होते हैं वो पारदर्शी, जिसमें से प्रकाश पूरी तरीके से आर पार हो जाता है और वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। जबकि पारभासी जो होता है, इसमें प्रकाश की जो किरणें हैं वो आर पार तो हो सकती हैं, लेकिन जो है वो तिरछी हो जाती है, थोड़ा मार्ग को बदल देती हैं, थोड़ा धुंधला दिखता है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद अपारदर्शी जो खनिज होते हैं, जिसके अंदर से बिल्कुल भी आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो ये आपका खनिज की पारदर्शिता का जो है प्रकार हो गया या विशेषता हो गई। इसके बाद मैं आपको बता दूं भार। तो कुछ खनिज भारी होते हैं तो कुछ हल्के होते हैं। इसके बाद कठोर और नरम, कुछ कठोर होते हैं खनिज और कुछ नरम होते हैं। तो गाइस ये भौतिक स्वरूप के आधार पर इनके विशेषता कह लीजिए या इनके प्रकार कह लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि महत्वपूर्ण खनिज तथा उनकी विशेषता बताओ। गाइस महत्वपूर्ण खनिज जो है हमारे पूरी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर मुख्य 6 हैं। आपको 6 के 6 अच्छे से याद रहने हैं। मैं आपको इसको एक ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप इसे आसानी से याद रख सको। तो देखिए जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले फेल्डस्पर की। फेल्डस्पर जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है गाइस। और इसका देखा जाए भाग तो पृथ्वी का 50% भाग जो है वो फेल्डस्पर से ही मिलकर के बना है। और इसका जो रंग होता है वो क्रीम कलर का और हल्का गुलाबी कलर का होता है। इसके अंदर जो पाया जाने वाला तत्व होता है गाइस वो सिलिकॉन कैल्शियम होता है गाइस। सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, यानी 3 तत्व पाए जाते हैं फेल्डस्पर के अंदर। और फेल्डस्पर का जो उपयोग होता है गाइस, आपने घर के अंदर जो कप देखे ना, चाय के कप, उसको बनाने के अंदर, यानी मिट्टी के जो बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी यूज की जाती है वो बेसिकली फेल्डस्पर होती है। और इसको कांच बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप फेल्डस्पर को बता देना कि फेल्डस्पर ये है और फेल्डस्पर की क्या विशेषता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है, वो आता है क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज जो है इसके अंदर भी सिलिकॉन एल्यूमिनियम पाया जाता है। और इसके अंदर देखिए ये जो मुख्य रूप से रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है, यानी रेत में और ग्रेनाइट में आपको क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा। यह बहुत ही कठोर खनिज होता है, पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है और इसका जो रंग होता है वो श्वेत और रंगहीन होता है, या तो ये सफेद होगा या रंगहीन होगा। देखिए क्वार्ट्ज को मैं आपको बता देता हूं, आपने रेत देखा होगा, रेत के अंदर जो चमक चमक मारता है ना, चमकीला जो होता है वही क्वार्ट्ज होता है। ठीक है। या तो वो श्वेत होगा या रंगहीन होगा। और इसका प्रयोग जो है रेडियो, रडार और यही सब चीज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियो और रडार के अंदर जो चीजें यूज होती है ना, तो उसके अंदर क्वार्ट्ज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद आपका अगला है पायरेक्सिन। पायरेक्सिन के अंदर सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिकॉन आदि सब शामिल होता है। ये पृथ्वी का 10% भाग इसी से बना हुआ होता है और इसका रंग जो है वो काले कलर का होता है। और ये जो पायरेक्सिन है गाइस, वो अधिकतर उल्का पिंड में पाया जाता है। उल्का पिंड में इसको प्राप्त किया जाता है। इसके बाद गाइस आपका है एम्फीबोल। एम्फीबोल जो है वो पृथ्वी का लगभग 7% भाग इससे निर्मित होता है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। और इसका रंग कैसे होता है? इसका रंग होता है काले कलर का। ठीक है ना। आपको इसका रंग बिल्कुल पायरेक्सिन जैसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक से सभी परिचित होते हैं और मैं आपको बताता हूं इसके अंदर पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आपका पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा। ये जब चीजें पाई जाती हैं और इससे हमारे पृथ्वी का 4% भाग बना हुआ है और इसका जो प्रयोग होता है वो बिजली के उपकरण बनाने में होता है। ठीक है ना। इसके बाद गाइस आपका छठा है ओलिविन। ओलिविन के अंदर जो है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि पाया जाता है तथा इसका जो रंग होता है वो हरे कलर का होता है और आभूषणों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। देखिए गाइस मैंने आपको बताया था, मैं इसमें आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो हर किसी के अंदर जो तत्व है ना, तत्वों को याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको। 3 तत्व याद कर लेने हैं जो कॉमन है। आप उसके बाद उसके अंदर आदि शब्द यूज करके अपना काम चला सकते हो। तो एल्यूमिनियम,
मैग्नीशियम और सिलिका। देखिए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका, तीन याद कर लीजिए आप। तीनों को हर 6 जो आपके महत्वपूर्ण आपके खनिज हैं उसके अंदर आप इसको लिख सकते हो, और साथ ही आदि लगा करके अपना इन सभी चीजों को याद करने से बच सकते हो। हालांकि याद कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप इस 3 शब्दों को यूज करके अब तीनों के अंदर या 6 पॉइंटों के अंदर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद गाइज आपका अगला है कि धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज क्या होते हैं। देखिए गाइज मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि इनके अंदर क्या जो है विशेषताएं होती हैं या ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जिन खनिजों के अंदर धातु वाले गुण होते हैं वो धात्विक खनिज, और जिन खनिजों के अंदर धातु वाले गुण नहीं होते हैं उनको अधात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं जो धात्विक खनिज है गाइज उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है आपका धात्विक खनिज के अंदर बहुमूल्य धातु, दूसरा होता है लोह धातु, और तीसरा होता है अलोहिक धातु। ठीक है, या आप इसको खनिज भी बोल सकते हैं, बहुमूल्य खनिज, लोह धातु, लोह खनिज और आलोही खनिज। ठीक है, जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हो नामों को, क्योंकि चीजें वही हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि धात्विक खनिज के अंदर गाइस कुछ जो ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातु तो होती है वो, यानी धातु मिलेंगे आपको या धातु वाले गुण मिलेंगे उनके, लेकिन वो बहुमूल्य होती हैं, लोहे की तरह व्यवहार नहीं करती है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, लोहा जल्दी से कलर खराब हो जाता है लोहे का, लेकिन ऐसा नहीं होता है बहुमूल्य धातु के अंदर। तो बहुमूल्य धातु कौन कौन सी हैं आपकी, वह है सोना, चांदी और प्लेटिनम आदि। ठीक है, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। इसके बाद जो लोहे वाली धातुएं होती हैं उसके अंदर अब लोहा, स्टील आदि को इसमें ऐड कर दोगे। इसके बाद आलोह धातु कौन सी होती है गाइस, ये धातु तो है ना, तो ये बहुमूल्य है और ना ही इसके अंदर लोहे वाले गुण है, लेकिन फिर भी ये धातु होती हैं। तो जैसे तांबा, सीसा, जिंक या टीन, इसके बाद एल्यूमिनियम। तो यानी ये ऐसी चीजें हैं जो धातु तो हैं लेकिन लोहे वाले गुण नहीं है और बहुमूल्य भी नहीं है। ठीक है, तो 3 भागों में हम पूरे जो आपके धात्विक खनिज हैं उनको डिवाइड करते हैं। इसके बाद अधात्विक खनिज के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसके अंदर धातु वाले गुण नहीं होते, जैसे गंधक, फास्फोरस, नाइट्रेट, सीमेंट आदि, ये जो आपके अधात्विक खनिज में आते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस कि सेल किसे कहते हैं। देखिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भू प्रॉपर्टी का जो ऊपरी स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये जो सेल होते हैं, जो भू प्रॉपर्टी का जो स्थल मंडल है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसकी जो ऊपरी 100 किलोमीटर की मोटी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं, और धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% सेल पाई जाती है। यानी 16 किलोमीटर तक की गहराई तक जो 95% सेलों का जो हमें प्राप्ति हो जाती है। अब सेल की परिभाषा के बारे में बता देता हूं, 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से जो बनती है उसे हम सेल कहते हैं। सेल का मतलब होता है चट्टाने। ठीक है, चट्टाने भी समझ सकते हो आप इसको। जब 2 या 2 से अधिक खनिज आपस में मिल जाते हैं, उनके मिलने से ही सेलों का निर्माण होता है। तो पेट्रो के अनुसार अगर आप देखिए तो उन्होंने क्या है कि समस्त पदार्थ, वो कहते हैं कि समस्त पदार्थ जिनसे भू प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है, चाहे वो ग्रेनाइट हो की भांति कठोर हो, चाहे चीका, रोड़ी, मिट्टी की भांति नरम और मुलायम हो, उन सबको सेल कहते हैं। देखिए सेल का मतलब अब चट्टाने या पत्थर मजबूत मत समझना। तो प्रत्येक वो भू प्रॉपर्टी का हिस्सा जो जिससे मिलकर के पूरी भू प्रॉपर्टी बनी है बच्चों, उसको ही हम सेल कहते हैं। इसमें मिट्टी भी आ जाती है, शामिल होती है, सेल के अंदर मिट्टी भी शामिल होती है। मिट्टी भी एक खनिज है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये नहीं है कि खनिज बहुमूल्य ही होंगे, ये ही होंगे। तो जो मिट्टी है वो भी एक खनिज है। ठीक है, चट्टाने हैं वो भी एक खनिज है। ठीक है, तो जैसे पेट्रो ने बताया है कि ऐसी प्रत्येक चीज जिससे पूरा का पूरा भू प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है वही खनिज कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपको अगला मैं बताता हूं क्या है क्वेश्चन आपका। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को पता है और आपने पढ़ा भी होगा कि सेलों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, उत्पत्ति के आधार पर सेलों को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पहला जो भाग है उसको हम आग्नेय सेल बोलते हैं, जिसको हम मूल चट्टाने, कई बार हम इसको प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। अवसादी सेल होती है जिसको हम द्वितीय सेल भी बोलते हैं। इसके बाद रूपांतरित अथवा कायांतरित सेल, यानी ये तीसरे प्रकार की चट्टाने, यानी उत्पत्ति के आधार पर कैसे बनी। तो देखिए मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय सेल के बारे में। जो आग्नेय सेल है गाइस वो लैटिन भाषा के इग्निस से निकला है, जिसका अर्थ होता है आग। यानी जो आग्नेय सेल होती हैं वो एक ऐसी सेल होती हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतर के भाग में जो उपस्थित लावा होता है ना, द्रव्य लावा, उसके ठंडे होने से
जो चट्टाने बनती हैं उनको हम कहते हैं आग्नेय शैल। दोबारा बताता हूं, ये मान लीजिए आपका ये ज्वालामुखी है, इसमें से जो लावा निकलता है, लावे के ठंडे होने से, यहां पर मान लीजिए लावा ठंडा हो गया तो लावे के ठंडे होने से जो सेल बनती हैं, चट्टाने बनती हैं, उनको हम कहते हैं आग्नेय शैल। ठीक है, इसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूं दूसरा है आपका अवसादी सेल। तो मैं आपको अवसादी सेलों के बारे में बताता हूं कि अवसादी सेल क्या होता है। मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकला और ज्वालामुखी का लावा यहाँ चट्टानों के रूप में जमा हो गया, ठीक है, ये अग्नि सेल बन गई। तो लगातार बाहरी दबाव लगता है, बाह्य बल लगते हैं, जिसमें आपका हवा हो सकता है, वर्षा हो सकती है, ठीक है, तापमान होता है और हिमवर्षा भी लिख सकते हो आप। इनका ना लगातार इनके ऊपर दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इनका अपर्दन होता रहता है और छोटे छोटे जो है ना इसके अवसाद वो यहाँ जमा होते रहते हैं। ठीक है, वो जमा होते रहते हैं और काफी लंबे समय बाद ये जो आपकी मूल चट्टाने होती हैं यानी आग्नेय चट्टाने जो होती हैं उनके अवसादों के टूटने फूटने के जमाव से जो चट्टाने बनती हैं उनको हम अवसादी सेल कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। यद्यपि अवसादी सेल भू प्रॉपर्टी के पूरे आयतन का केवल 5% ही है, यानी अवसादी सेल पूरी भू प्रॉपर्टी में केवल 5% ही है, तो भी पृथ्वी के स्थल मंडल भाग के 75% भाग पर ये फैली हुई है, क्योंकि ये जो टूटती फूटती है ना तो बराबर बिछती चली जाती हैं जमीन पर, क्योंकि यहां से टूटेंगी, हवा में मिल गई तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह इकट्ठी होंगी, धीरे धीरे सारे पे फैल जाती हैं। है तो ये पूरी भू प्रॉपर्टी का 5%, लेकिन उन्होंने स्थल भाग कितना घेरा हुआ है 75%, क्योंकि ये फैलती बराबर है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह चट्टाने आग्नेय चट्टानों की तुलना में बहुत कम है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा है, मूल चट्टाने तो ज्यादा है लेकिन उसकी तुलना में आग्नेय सेल कम है, परंतु पृथ्वी के जो विस्तृत क्षेत्र में यही फैली हुई है। आग्नेय सेले मात्रा में तो ज्यादा है, इनका फैलाव कम है, ये मात्रा में कम है, इनका फैलाव ज्यादा है। ठीक है ना, तो यह चट्टाने अवसादी चट्टाने जो हैं वो कहलाती हैं और ये आग्नेय सेलों के अवसादों से बनती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका निर्माण भी बता चुका हूं और क्या होती है। इसके बाद आता है आपका रूपांतरित अथवा कायांतरित सेल। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था, दोबारा से एक चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा आपके लिए। ये मान लीजिए ज्वालामुखी, यहां से क्या हुआ, यहां से लावा निकला और लावा के ठंडे होने से चट्टाने बनी, जिनको मैंने बताया था आपको कि ये कहलाएंगी आपकी आग्नेय सेल। ठीक है, यानी आग से ठंडी होकर के बनी है। इसके बाद इसके जो छोटे छोटे अवशेष या अवसाद टूटेंगे फूटेंगे और वो यहाँ जम जाएंगे, तो जमने से यानी अवसादों के जमने से बनेगी आपकी दूसरी सेल यानी अवसादी सेल। ठीक है, अवसादी सेल क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि इनका टूटना बंद हो जाता है अवसादी सेलों के निर्माण होने के बाद, ये लगातार टूटती रहती हैं। अवसादी सेलों में इनका परिवर्तन जारी रहता है। जब अवसादी सेल बार बार टूटती रहती हैं तो क्या होता है कि अवसादी सेल जब बार बार टूटती रहती है तो ये बहुत नीचे तक चली जाती हैं और नीचे आपको पता है जमीन के अंदर धंसने के बाद इनके ऊपर एक विशेष प्रकार का तापमान, आयतन, घनत्व, ठीक है ना, वो लगने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो अवसादी सेल होती हैं प्यारे बच्चों, यही इसके ऊपर पड़ने वाले दाब के कारण, इसके पड़ने वाले ताप के कारण ये एक नए प्रकार की चट्टानों में अपनी काया में परिवर्तन कर लेती हैं, अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं और इसी कारण से इनके रूप में परिवर्तन के कारण इनको रूपांतरित सेल और इनकी काया में परिवर्तन के कारण इनको कायांतरित सेल भी कहा जाता है। हालांकि ये अवसादी सेलों के जमाव से ही बनती हैं। जब अवसादी सेल होती हैं वो बहुत लंबे समय तक जमीन के अंदर धंस जाती हैं, तब उनके ऊपर तापमान और दाब एक लगने लगता है और उसके कारण इनका जो परिवर्तन हो जाता है रूपांतरित और कायांतरित सेलों के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यह वह सेल होती हैं जो अपने वास्तविक रूप में परिवर्तन करके बनती हैं। पृथ्वी में पाया जाने वाला ताप या दाब अथवा दोनों संयुक्त रूप से प्रभावित इसके ऊपर डालते हैं और आग्नेय और अवसादी सेलों के रंग, स्वरूप और संरचना में परिवर्तन ला देते हैं और इसी परिवर्तन के कारण एक नई चट्टान बनती है जिसको हम रूपांतरित सेल अथवा कायांतरित सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि शिलीभवन क्या है। देखिए, जब अवसाद अधिक ठोस व मजबूत हो जाता है तो अवसादी सेलों का निर्माण हो जाता है और इसी प्रक्रिया को शिलीभवन कहते हैं। ठीक है, जब देखिए जब बार बार मूल चट्टाने जो हैं जिनको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टानों का जो अवसाद है वो इकट्ठा होता रहता है, जब वो ठोस हो जाता है और ठोस होने के कारण एक बिल्कुल ठोस होने के कारण ना एक भवन का निर्माण या फिर कहीं ठोस ही को ही उसकी ठोस पंक्ति को ही आप कह लीजिए शिलीभवन कहते हैं। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, टॉपिक ज्यादा आपका इजी है और कुछ ही समय में खत्म होने वाला टॉपिक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है
कायांतरित सेलों के निर्माण के प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए क्यों निर्मित होती हैं, तो देखिए प्रमुख कारण आपके हैं दाब, आयतन और तापमान। मैं पहले ही बता चुका हूं, और इनमें परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। एक नंबर में पूछ सकता है और मैंने आपको बता दिया। तो गाइस आपको अगला है पेट्रोलॉजी क्या है, तो आप बताइए। पेट्रोलॉजी जो है उसका अर्थ होता है सेलों का अध्ययन करना, पेट्रोलॉजी कहलाता है। यानी जो वैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करते हैं उनको हम पेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो चट्टानों के अध्ययन को ही हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा पेडालॉजी। पेडालॉजी जो होता है वो मिट्टी का अध्ययन होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कठोर सेल कौन सी है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कठोर सेल। तो अब आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों, हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कठोर सेल है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि एक तत्वीय खनिज के नाम बताइए, यानी जिसके अंदर सिर्फ एक तत्व पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो दो तत्वों से मिल करके बने हैं, हालांकि आप बहुत सारे खनिज हैं जो एक तत्वीय खनिज हैं, लेकिन आप इन 3-4 चीजों को नाम याद रख के अपना क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण और ग्रेफाइट, ये एक तत्वीय खनिज है, यानी इनके अंदर और कोई तत्व नहीं मिला हुआ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल चक्र। गाइस दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये याद रखना है सेल चक्र क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मान लीजिए, देखिए मैं आपको ये चक्र भी मैंने बनाया है, आपको समझा देता हूं। क्या होता है कि देखिए जब लावा होता है, ज्वालामुखी से निकलता है, तो आग्नेय सेल बनती है, ठीक है। आग्नेय सेल से बनती है अवसादी सेल, टूट फूट करके। जब अवसाद जो इकट्ठा होते हैं उनसे अवसादी सेल हो जाती है, और अवसादी सेल जो है जब जमीन के बहुत अंदर चली जाती है तो उसके ऊपर तापमान, आयतन, दाब अधिक लगता है, तो वो रूपांतरित हो जाते हैं कायांतरित सेल में। अब जब कायांतरित सेल बहुत अंदर चली जाती है जमीन के अंदर, तो इतनी अधिक गर्मी होती है कि ये कायांतरित सेल प्यारे बच्चों दोबारा से मैग्मा में बदल जाती है, यानी दोबारा से लावा या मैग्मा कह लीजिए। हालांकि आपको पता है कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर जब तक तरल पदार्थ है तो वो मैग्मा कहलाता है, और पृथ्वी के बाहर निकलने के बाद वो लावा कहलाता है। तो ये जो कायांतरित सेल होते हैं गाइस, बहुत अधिक अंदर पहुंचने के बाद गर्मी के कारण दोबारा से पिघल जाती हैं और मैग्मा में बदल जाती हैं, और ये मैग्मा दोबारा से पृथ्वी से बाहर निकलता है, दोबारा से आग्नेय सेल, फिर अवसादी सेल, फिर अवसादी सेल बनेगी, फिर कायांतरित सेल, फिर मैग्मा, और ये चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को हम कहते हैं सेल चक्र। और बहुत आसान था, हालांकि कुछ टॉपिक इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना करके समझाते हैं, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में समझा दिया, ठीक है। सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी सेल परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती हैं। आग्नेय, प्राथमिक सेल तथा अन्य जो अवसादी और कायांतरित सेलों की इन प्राथमिक सेलों के निर्मित होती है। कहता है आग्नेय सेल से ही यही सेलें सब बनती रहती हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है, और इसी को हम आपका जो है सेल चक्र के नाम से जानते हैं। सो गाइज ये था आज का चैप्टर आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा और बहुत ही विस्तार पूर्वक किया हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।